एटॉमिक हैबिट्स, पूरी किताब आसान अल्फाज और सादा अंदाज में। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि कामयाबी बड़े कामों से नहीं, रोजमर्रा के छोटे अमलों से आती है। अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो ये सफर यहीं से शुरू करें और आखिर तक जरूर सुनें। चलें, अब एटॉमिक हैबिट्स की तरफ बढ़ते हैं और उसका सफर शुरू करते हैं। मेरी कहानी आसान अंदाज में। ये बात उस वक्त की है जब मैं हाई स्कूल के दूसरे साल के आखिर में था। एक दिन खेल के दौरान एक हादसा हुआ जो मेरी जिंदगी बदल देने वाला था। मेरे दोस्त ने 20 बाल बैट को पूरी ताकत से घुमाया, लेकिन बदकिस्मती से वो बैट उसके हाथ से फिसल गया और आकर सीधा मेरे चेहरे पर लगा। मुझे उस लम्हे की कोई याद नहीं, बस इतना याद है कि जब होश आया तो मैं जमीन पर था। लोग मेरे उर्द-गिर्द दौड़ रहे थे और मेरे कपड़ों पर खून फैला हुआ था। बैट इतनी जोर से लगा था कि मेरी नाक टीढ़ी हो गई, खोपड़ी में चोट आई और आंखों के पास की हड्डियां भी मुतासिर हुई। मेरे एक दोस्त ने फौरन अपनी कमीज मुझे दी ताकि खून रोका जा सके। सब परेशान थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह चोट कितनी संगीन है। मेरे उस्ताद ने मेरा सहारा लिया और मुझे नर्स के कमरे तक ले गए। रास्ते में कई लोग मेरी मदद करते रहे। जब नर्स ने मुझसे सवालात किए तो मैं कुछ भी ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। जैसे मैंने साल 1998 बताया जब हकीकत में 2002 था। सदर का नाम भी गलत बताया और अपनी मां का नाम याद करने में 10 सेकंड लग गए। फिर बस मुझे इतना याद है कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। एम्बुलेंस पहुंची और मुझे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। मैं निगल नहीं पा रहा था, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और फिर दिन की पहली मर्गी का दौरा पड़ा। मेरे सांस रख जाना। जब मुझे चोट लगी तो मेरी हालत हो गई थी, इतनी खराब हो गई कि मैं सांस लेना भूल गया। मेरी सांसें बिल्कुल रख चुकी थीं। डॉक्टर फौरन मेरी तरफ दौड़े और ऑक्सीजन देने लगे, लेकिन वो समझ गए कि ये छोटा अस्पताल मेरी हालत को संभाल नहीं सकता। उसलिए उन्होंने फौरन एक बड़ा अस्पताल बुलाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया। मुझे इमरजेंसी रूम से निकालकर हेलीपैड की तरफ ले जाया गया जो सड़क के उस पार था। एक नर्स बेड को धकेल रही थी और दूसरी हाथ से मुझे सांस दिला रही थी। मेरी माँ, जो थोड़ी देर पहले पहुंची थी, मेरे साथ हेलीकॉप्टर में बैठ गई। मैं बेहोश था, सांस नहीं ले पा रहा था और मेरी माँ मुझे थामे बैठी थी। मेरे वालिद घर वापस चले गए ताकि मेरे भाई और बहन को संभालें और उन्हें बताएं कि क्या हुआ है। उन्होंने रोते हुए अपनी बेटी से कहा कि वो उसकी 8वें जमात की तकरीब में नहीं आ सकेंगे। फिर वो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़कर अपनी बीवी से दोबारा मिलने के लिए बड़े शहर रवाना हुए। जब हम अस्पताल की छत पर पहुंचे तो 20 से ज्यादा डॉक्टर हुए और नर्सें भागती हुई आईं और मुझे जल्दी से ट्रामा वार्ड में ले गईं। मेरे दिमाग में इतनी सूजन हो चुकी थी कि मुझे बार बार दौरे पड़ रहे थे। मेरी टूटी हड्डियां तो जुड़वानी थीं, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि फौरी सर्जरी की जा सके। जब दिन का तीसरा दौरा पड़ा तो डॉक्टरों ने मुझे बेहोशी की हालत में डाल दिया ताकि जिस्म को सुकून मिले और मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। ये अस्पताल मेरे वालिदैन के लिए नया नहीं था। 10 साल पहले जब मेरी बहन को 3 साल की उम्र में कैंसर हुआ था, वो इसी इमारत के निचले हिस्से में आया करते थे। उस वक्त मैं 5 साल का था और मेरा भाई सिर्फ 6 माह का। 2 साल तक चलने वाले मुश्किल इलाज के बाद मेरी बहन आखिरकार सेहतमंद हो गई थी। लेकिन अब 10 साल बाद मेरे वालिदीन अपने दूसरे बच्चे यानी मेरे साथ वापस वहीं पहुंच चुके थे। जब मैं कोमा में चला गया तो अस्पताल ने मेरे वालिदैन को दिलासा देने के लिए एक पादरी और सोशल वर्कर को बुलाया। वही पादरी आया जिससे वो 10 साल पहले मिल चुके थे जब बहन बीमार थी। रात जैसे ही हुई, मशीनें मुझे जिंदा रख रही थीं। मेरे वालिदीन एक तरफ परेशान बैठे, नींद में गड़ते और फिर अचानक जागकर मेरी तरफ देखते। मेरी माँ ने बाद में कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। खुदा का शुक्र है अगली सुबह मेरी सांसें बेहाल हो गईं, जिस पर डॉक्टरों ने फैसला किया कि अब मुझे कोमा से निकाल दिया जाए। जब होश आया तो मैंने महसूस किया कि मेरी सूंघने की हिस्स खत्म हो चुकी है। नर्स ने कहा, नाक साफ करो और सेब के जूस का डब्बा सौंघो। जैसे ही मैंने ऐसा किया, एक अजीब वाकया पेश आया। मेरे बाएं आंख की गोला बाहर की तरफ निकल आया।
हवा मेरे चेहरे में उस तरह फंस गई थी कि आंख के अंदर दबाव बन गया और वो बाहर निकल आई, मगर आंख अभी भी पर्दे और एहसाब की मदद से दिमाग से जड़ी हुई थी। आंखों के डॉक्टर ने तसल्ली दी, आहिस्ता आहिस्ता आंख वापस अपनी जगह पर आ जाएगी जैसे ही अंदर की हवा निकलेगी। अगली सर्जरी 1 हफ्ते बाद होनी थी, तो डॉक्टरों ने मुझे थोड़ा वक्त दिया बेहतर होने के लिए। मेरे चेहरे पर फ्रैक्चर थे, नाक टूटी हुई थी और आंख अभी भी मुकम्मल वापस नहीं आई थी, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे घर जाने दिया। अब मैं ऐसा लगता था जैसे किसी बॉक्सिंग फाइट में बुरी तरह हार गया हूं। अगले महीने बहुत सख्त गुजरे। कई हफ्ते मेरी नजर दोहरी थी, मैं ठीक से देख नहीं सकता था और एक सीधी लाइन पर चलना भी एक चैलेंज था। 1 महीना गुजरा तो मेरी आंख आखिरकार वापस अपनी जगह आ गई। मर्गी के दौरे और नजर की कमजोरी के बावजूद मुझे गाड़ी चलाने में 8 महीने लगे। फिजिकल थेरेपी में मैंने दोबारा से चलना सीखा जैसे छोटे बच्चे। मैंने अपने जख्मों को खुद पर गालिब नहीं आने दिया, लेकिन कई दफा दिल टूटता और मैं दबाव महसूस करता। फिर 1 साल बाद मैं वापस 20 बाल के मैदान में गया। 20 बाल मेरे लिए सब कुछ था। मेरे वालिद सेनेट लुइस कार्डिनल्स के लिए माइनर लीग खेल चुके थे और मेरा भी ख्वाब यही था। लेकिन जब सीजन शुरू हुआ, मुझे टीम से निकाल दिया गया। मैं वहां जूनियर था जो वरसिटी टीम से बाहर कर दिया गया और जूनियर वरसिटी में भेज दिया गया। ये लम्हा मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी वाला था। मैं गाड़ी में बैठकर रोने लगा। रेडियो पर कोई ऐसा गाना ढूंढ रहा था जो मेरे दिल का हाल बयान कर दे। 1 साल खुद पर शक और जदोजहद के बाद मैं सीनियर के तौर पर वापस वरसिटी टीम में शामिल हुआ, लेकिन मुझे खेलने का बहुत कम मौका मिला। पूरे हाई स्कूल में मैंने सिर्फ 11 इनिंग्स खेले, जो एक मुकम्मल मैच से भी कम थी। फिर भी मेरे दिल में एक यकीन बाकी था कि मैं कुछ बड़ा बन सकता हूं, और अगर कुछ बेहतर होना था तो जिम्मेदारी मेरी अपनी थी। और वो लम्हा आया जब मेरे नए सफर की शुरुआत मेरे लिए ये एक नया बाब था। ये वो लम्हा था जब मैंने पहली बार ये समझा कि छोटी छोटी आदतें वक्त के साथ कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। आदतों का सबक जब मैंने डेंसन यूनिवर्सिटी में कदम रखा तो मेरे लिए ये जिंदगी का बेहतरीन फैसला साबित हुआ। मैं 20 बाल की टीम का हिस्सा बना और अगरचा शुरुआत में मेरी पोजीशन नीचे थी, मगर खुशी बेहद थी। हाई स्कूल के शोर शराबे के बावजूद मैं कॉलेज में एक खिलाड़ी बन चुका था। चूंकि मैं फौरा मैदान में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी जाती जिंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना शुरू की। जब मेरे साथ ही रात देर तक जाग कर गेम्स खेलते थे, मैं जल्दी सोने की आदत अपना रहा था। हॉस्टल की बदनज़मी में मैंने अपने कमरे को साफ रखने की भरपूर कोशिश की। ये छोटी छोटी बातें थीं, मगर मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी फिर से मेरे हाथ में आ गई हो। मेरा एतमाद वापस आ रहा था और यही तब्दीली मेरी पढ़ाई में भी नजर आई। मैंने मेहनत की और पहले ही साल में हर मजमून में ए ग्रेड हासिल किया। आदत क्या होती है? आदत वो अमल है जो आप बार बार करते हैं, यहां तक कि वो आपकी फितरत बन जाता है। हर नए सेमेस्टर में मैंने छोटी मगर मुस्तकिल आदतें अपनाएं, जो आखिरकार बड़ी कामयाबियों का सबब बने। मिसाल के तौर पर मैंने बाकायदगी से वजन उठाने की आदत डाल ली और वक्त के साथ मेरी जिस्मानी हालत बेहतर होती गई। मैं 6 फुट 4 इंच का था और मेरा वजन 1000 हिफ्ता से बढ़कर 1000 हिफ्ता हो गया। साल जब सीजन शुरू हुआ तो मुझे टीम में बाकायदा मौका मिला। तीसरे साल तक मैं टीम का कप्तान बन चुका था और सीजन के आखिर में मुझे ऑल कॉन्फ्रेंस टीम में शामिल किया गया। मेरी नींद, पढ़ाई और जिस्मानी मेहनत की आदतें अब मुझे कामयाबी के रास्ते पर ले जा रही थीं। एक बड़ी आजमाइश के बाद 6 साल बाद जब एक मैच में 20 बाल बैट मेरे मुना पर लगा और मुझे हस्पताल जाया गया, मैं कोमा में चला गया। लेकिन इस आजमाइश के बावजूद मैं डेंसन यूनिवर्सिटी का बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब हुआ और मुझे ESPN की एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में शामिल किया गया। ये एजाज पूरे मुल्क में सिर्फ 23 खिलाड़ियों को मिलता है। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मेरे नाम पर 8 मुख्तलिफ शाबों में यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड थे। इसी साल मुझे यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा तालीमी एजाज प्रेसिडेंट मेडल भी मिला। अगर ये सब कुछ सुनकर आपको लगे कि मैं खुदस्ताई कर रहा हूं तो माजरत। हकीकत तो ये है कि मेरे करियर में कोई फिल्मी कहानी या जबरदस्त कारनामा नहीं था। मैं सिर्फ प्रोफेशनली तौर पर मैं कभी भी 20 बाल में प्रोफेशनल नहीं बन सका, लेकिन जब मैं इन सालों को माजी में देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ खास हासिल किया।
मैंने अपनी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया और मुझे यकीन है कि इस किताब में जो सबक दिए गए हैं वो आपको भी अपनी सलाहियत को पूरा करने में मदद दे सकते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं और ये चोट मेरे लिए एक चीलिंग था। इस तजुर्बे ने मुझे एक अहम सबक सिखाया। जो तब्दीलियां इब्तदाई तौर पर छोटी और गैर अहम लगती हैं वो सालों की मेहनत से शानदार नताइज में बदल सकती हैं। हम सबको कभी ना कभी नाकामी का सामना होता है, लेकिन तवील मुद्दत में हमारी जिंदगी का मायार हमारी आदत की बुनियाद पर होता है। जो आदत आप अपनाते हैं आपको वैसे ही नताइज मिलते हैं, लेकिन बेहतर आदत के साथ आपकी जिंदगी में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। शायद कुछ लोग रातों रात कामयाब हो जाते होंगे, लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानता और न ही मैं खुद ऐसा हूं। मेरी तरक्की एक लम्हे की बात नहीं थी जब मैं ने मेडिकल कोमा से निकलकर कामयाबी हासिल की, बल्कि ये छोटी कामयाबियों और मुसलसल मेहनत का नतीजा थी। मेरे लिए वाहिद रास्ता ये था कि छोटे कदमों से आगाज किया और ये हिकमत अमली मैंने चंद साल बाद अपने कारोबार और इस किताब पर काम शुरू करते वक्त अपनाई। किताब लिखने का फैसला और वजह नवंबर 2012 में मैंने अपनी वेबसाइट jamesclear.com पर मज़ामीन लिखना शुरू किए। कई सालों तक मैं अपनी ज़ाती आदत पर तजुर्बात करता रहा और आखिरकार उन्हें आवाम के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया। मैं हर पैर और जमारात को नया मजमून शाया करने लगा। कुछ महीनों में ये सादा लिखने की आदत मुझे मेरे पहले 1000 ईमेल और 2013 के आखिर तक 1000 ईमेल सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। ये तादाद 30,000 से तजावुज कर गई। 2014 में मेरी ईमेल फहरिस्त 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंची, जो उसे इंटरनेट पर तेजी से बढ़ने वाला न्यूज़लेटर बना दिया। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मुझे ये सब नया और गैर मामूली लगता था, लेकिन अब मैं आदत के माहिर के तौर पर जाना जाने लगा। ये नया लक़ब था जिसने मुझे खुशी तो दी, लेकिन साथ ही मुझे थोड़ी बेचैनी भी महसूस हुई। मैंने कभी भी खुद को इस मौजू का माहिर नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपने क़ारियन के साथ तजर्बात करने वाला शख्स था। 2015 में मेरी सब्सक्राइबर्स की तादाद 2 लाख तक पहुंच गई और फिर पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ किताब लिखने का मुआहदा हुआ, जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मेरी पहचान बढ़ती गई, मेरे कारोबारी मौके भी बढ़ते गए। मुझे जल्द ही बड़ी कंपनियों में आदत के बारे में बात करने के लिए मधु किया जाने लगा। मुझे अमेरिका और यूरोप में कॉन्फ्रेंसेस में कलीदी तकरीरें देने का मौका मिला। 2016 में मेरे मज़ामीन बड़े इशाअती उदारों जैसे टाइम मैगजीन में बाकायदगी से शाये होने लगे, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स। हैरत की बात यह है कि उस साल मेरे लिखे हुए मवाद को 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पढ़ा। NFL, NBA और MLB के कोचेस ने मेरा काम पढ़ना शुरू किया और अपनी टीमों के साथ शेयर किया। 2017 के शुरू में मैंने हैबिट्स एकेडमी का आगाज किया, जो एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बन गया जहां अफराद और तंजीमें अपनी जिंदगी और काम में बेहतर आदतें बनाने के लिए तरबियत हासिल करते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनियों और नए शुरू होने वाले कारोबारों ने अपने रहनुमाओं को इसमें शामिल किया और अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कराई। कल मिलाकर 10,000 से ज्यादा रहनुमाओं, मैनेजर्स, कोचेस और टीचर्स ने हैबिट्स एकेडमी से ग्रेजुएशन की और उनके साथ काम करते हुए मुझे ये सीखने को मिला कि हकीकत की दुनिया में आदतों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। जब मैंने 2018 में उस किताब को मुकम्मल किया तो jamesclear.com हर हफ्ते महीने लाखों विजिटर्स हासिल कर रहा था और मेरे वीकली ईमेल न्यूज़लेटर को 5 लाख लोग सब्सक्राइब कर चुके थे। यह तादाद मेरी इब्तदाई तवक्कात से कहीं ज्यादा थी और आज भी मुझे समझ नहीं आता कि इस पर क्या सोचूं। ये किताब आपको कैसे फायदा पहुंचाएगी, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर नावल रॉकेट ने कहा था। एक अजीम किताब लिखने के लिए आपको पहले किताब बनना पड़ता है। मैं जो ख्यालात इस किताब में शेयर कर रहा हूं, उनके बारे में मुझे उसलिए पता चला क्योंकि मुझे खुद उन पर अमल करना पड़ा। मुझे अपनी चोट से उठने के लिए, जिम में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, फील्ड पर बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए, एक राइटर बनने के लिए, एक कामयाब बिजनेस बनाने के लिए और एक जिम्मेदार बालक बनने के लिए छोटी छोटी आदतों का सहारा लेना पड़ा। छोटी आदतों ने मेरी सलाहियत को मुकम्मल करने में मदद की और चूंकि आपने ये किताब उठाई है तो मुझे लगता है कि आप भी अपनी सलाहियत को मुकम्मल करना चाहते हैं। आगे आने वाले सफ़हात में मैं आपको बेहतर आदतें बनाने का स्टेप
बाय स्टेप मंसूबा दूंगा, सिर्फ चंद दिनों या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिंदगी के लिए। जबकि साइंसी तहकीक उस किताब में जो कुछ भी कहा गया है उसकी हमायत करती है। ये किताब एक तालीमी तहकीकी मकाला नहीं है, ये एक अमली रहनुमाई है। आपको इसमें हिकमत और अमली मशूरे मिलेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि अपनी आदतें कैसे बनाएं और बदलें, और ये सब आपके लिए आसान और काबिल अमल होगा। जो फील्ड्स में इस्तेमाल करता हूं, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फलसफा, नफ्सियात और दीगर, वो कई सालों से मौजूद हैं। जो मैं आपको दे रहा हूं वो उन तमाम आइडियाज का मजमुआ है जो ज़हीन लोगों ने पहले ही समझा था, और वो दरियाफ्तें जो हालिया साइंसदानों ने की हैं। मेरा ताउन ये है कि मैं उन ख्यालात को तलाश कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और उन्हें एक ऐसे तरीके से जोड़ रहा हूं जो इंतहाई काबिल अमल हो। इस किताब में जो भी हिकमत है, आपको इस है का क्रेडिट इन माहिरीन को देना चाहिए जो मेरे से पहले इस मैदान में काम कर चुके हैं, और जो कुछ भी बेकार है उसे मेरी गलती समझ लें। उस किताब का बुनियादी मॉडल मेरा 4 स्टेप मॉडल है, क्यू, क्रिवंग, जवाब और इनाम, और वो 4 कवानीन जो इन मराहिल से निकलते हैं, जो रवैये की तब्दीली की बुनियाद रखते हैं। वो कारियन जो नफ्सियात के पस मंजर से आते हैं उन इस्तिलाहात को ओपिएरेंट कंडीशनिंग से पहचान सकते हैं, जिसे भी स्किनर ने 3003 सदी में स्टिमुलस रिस्पांस इन्हाम के तौर पर पेश किया था, और हालिया बरसों में क्यू रूटीन इन्हाम के तौर पर चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट में मशहूर किया गया। सलूक के माहिरीन जैसे स्किनर ने यह दरियाफत किया कि अगर आप सही इनाम या सजा पेश करें तो आप लोगों को मखसूस तरीके से अमल करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन जहां स्किनर का मॉडल ये अच्छी तरह से वजाहत करता है कि बैरूनी महारकात हमारे रवैयों को किस तरह मुतासिर करते हैं, वहां उसमें यह वजाहत नहीं थी कि हमारे ख्यालात, एहसासात और अकायद किस तरह हमारे रवैयों को मुतासिर करते हैं। अंदरूनी हालतें, हमारे मॉड्स और जज्बात भी अहम हैं। हालिया दहाइयों में साइंसदानों ने यह ताल्लुक दरियाफत करना शुरू कर दिया है कि हमारे ख्यालात, एहसासात और रवैये आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं। यह तहकीक भी इन सफ़हात में शामिल की जाएगी। मजमूई तौर पर जो फ्रेमवर्क में पेश करता हूं वो इल्म नफ्सियात और सलूक की साइंसेस का एक मरबूत मॉडल है। मैं समझता हूं कि ये इंसानी सलूक के पहले मॉडल्स में से एक है जो बैरूनी महर्रकात और इंदरूनी जज्बात दोनों के असरात को दरस्त तौर पर बयान करता है। जबकि कुछ ज़बान आपको मानस लग सकती है, मुझे पख्ता यकीन है कि उसकी तफसीलात और सलूक की तब्दीली के 4 कवानीन के इतलाक आपको अपनी आदतों के बारे में सोचने का एक नया तरीका फराहम करेंगे। इंसानी सलूक हमेशा बदल रहा है, हालात के मुताबिक, लम्हे के मुताबिक, सेकंड के मुताबिक। लेकिन ये किताब उन चीज़ों के बारे में है जो नहीं बदलती। ये इंसानी सलूक की बुनियादों के बारे में है, वो पायदार उसूल जो आप सालों तक इन्हिसार कर सकते हैं, वो आइडियाज जिनके उर्द गर्द आप कारोबार, खानदान या जिंदगी बना सकते हैं। आदतें बेहतर बनाने का कोई एक सही तरीका नहीं है, लेकिन ये किताब वो बेहतरीन तरीका बयान करती है जो मैं जानता हूँ। एक ऐसा नुक्ता नज़र जो इस बात से कता नज़र मौसर साबित होगा कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं या आप क्या बदलना चाहते हैं। जो हिकमत अमली में बयान करता हूँ वो किसी भी शख्स के लिए मुताल्लिका होगी जो बेहतरी के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम की तलाश में है, चाहे आपके मकासद सेहत, पैसा, पैदावारियत, ताल्लुकात या उन सब पर मरकूज हों। जब तक इंसानी सलूक शामिल हो, ये किताब आपका रहनुमा होगी। बुनियादें क्यों छोटे बदले बड़ी तब्दीली लाते हैं, ये उन्वान इस बात की तरफ इशारा करता है कि छोटे और मुसलसल होने वाले बदले जो इब्तदाई तौर पर हैं कम अहम या मामूली लग सकते हैं, दरअसल वक्त के साथ बड़ी तब्दीलियां और शानदार नताइज पैदा करते हैं। ये तसव्वुर न सिर्फ इंसानी आदात की तब्दीली के हवाले से है, बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में इन छोटे इक़दामात की अहमियत को भी उजागर करता है जो बड़ी कामयाबियों का बाइस बन सकते हैं। उसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह छोटी मुसलसल कोशिशें और आदात आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ शाबों में अहम तब्दीलियां ला सकती हैं, और उनका असर आपके तर्ज जिंदगी, काम और ज़ाती तरक्की पर कैसे मुरतब हो सकता है। हरी आदात की हैरान कुन ताकत। बरतानवी साइकिलिंग का मुकद्दर 2003 में एक दिन बदल गया। इस तंजीम ने जो ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग की गवर्निंग बॉडी थी, हाल ही में ड्यू ब्रेल्सफोर्ड को
अपने नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर के तौर पर मुंतखब किया था। उस वक्त बरतानवी प्रोफेशनल साइकिलिस्ट्स ने तकरीबन 100 साल की मामूली कारकर्दगी का सामना किया था। 1918 के बाद से बरतानवी साइकिलिस्ट्स ने ओलंपिक खेलों में सिर्फ एक सोने का तमगा जीता था और साइकिलिंग की सबसे बड़ी दौड़ टूर डी फ्रांस में वो और भी बदतर कारकर्दगी दिखा चुके थे। 110 सालों में किसी बरतानवी साइकिलिस्ट ने कभी ये इवेंट नहीं जीता था। हकीकत में बरतानवी साइकिलिस्ट्स की कारकर्दगी इतनी मामूली थी कि यूरोप के एक बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर ने टीम को बाइक्स बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर दूसरे प्रोफेशनल खिलाड़ी बरतानवी टीम का सामान देखेंगे तो उससे उनकी सेल्स मुतासिर होंगी। ब्रेल्सफोर्ड को बरतानवी साइकिलिंग को एक नई समझ देने के लिए रखा गया था। जो चीज उसे पिछले कोचेस से मुख्तलिफ बनाती थी वो उसकी मार्जिनल गेन्स की जमा की हिकमत अमली के लिए गैर मुतजलजल इज्म था, जो ये फलसफा था कि आप जो कुछ भी करते हैं इसमें 1% बेहतरी तलाश करें। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, पूरा उसूल इस ख्याल से आया था कि अगर आप साइकिल चलाने से मुतालिक हर चीज को तोड़ दें और फिर उसमें 1% बेहतरी लाएं, तो जब आप उन्हें सबको मिला देंगे तो आपको एक अहम इजाफा मिलेगा। ब्रेल्सफोर्ड और उसकी टीम ने प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से मुतवक्का छोटे एडजस्टमेंट्स से शुरू किया। उन्होंने बाइक सीटों को दोबारा डिजाइन किया ताकि वो ज्यादा आरामदेह हों और टायरों पर अल्कोहल रगड़कर उनकी गिरफ्त को बेहतर बनाया। उन्होंने साइकिलिस्ट्स से कहा कि वो बरकी तौर पर गर्म ओवर शॉर्ट्स पहने ताकि सवारी के दौरान अजलात का दर्जा हरारत मिसाली रहे, और ब्यूफिट बिग सेंसर्स इस्तेमाल किए ताकि ये मैनिटर किया जा सके कि हर खिलाड़ी एक खास वर्क आउट पर किस तरह रद्द-अमल दे रहा है। टीम ने मुख्तलिफ कपड़ों का टेस्ट वर्ल्ड टनल में किया और अपने आउटडोर राइडर्स को इंडोर रेसिंग सूट्स पहनने को कहा, जो ज्यादा हल्के और एरोडायनामिक साबित हुए, मगर उन्होंने यहां तक रखने का नाम नहीं लिया। ब्रेल्सफोर्ड और उसकी टीम ने मजीद 1% बेहतरी तलाश करना जारी रखा। गफलत और गैर मुतवक्का इलाकों में बेहतरी। उन्होंने नजरानदाज शुदा और गैर मुतवक्का इलाकों में भी बेहतरी लाने की कोशिश की। मुख्तलिफ अक़साम के मसाज झील्स का तजर्बा किया ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा सबसे तेज अजलात की बहाली के लिए बेहतर है। उन्होंने एक सर्जन को मुलाजमत पर रखा ताकि हर साइकिलिस्ट को हाथ धोने का बेहतरीन तरीका सिखाया जाए ताकि नज़ला ज़ुकाम का खतरा कम हो सके। उन्होंने ये भी मालूम किया कि हर साइकिलिस्ट के लिए बेहतरीन नींद के लिए किस किस्म के तकिए और गद्दे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने टीम के टर्क के अंदरूनी हिस्से को सफेद रंग से पेंट किया, जो इन छोटे जर्रात को देखने में मददगार साबित हुआ जो आम तौर पर नजरअंदाज हो जाते थे, लेकिन ये उन बाइक्स की कारकर्दगी को मुतासिर कर सकते थे जिन्हें बड़ी महारत से तैयार किया गया था। जैसे जैसे ये और दीगर छोटी छोटी बेहतरियां जमा हुए, नताइज तवक्का से कहीं ज्यादा तेज आना शुरू हो गए। सिर्फ 5 साल बाद जब ब्रेल्सफोर्ड ने जिम्मेदारी संभाली, बरतानवी साइकिलिंग टीम 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में सड़क और ट्रैक साइकिलिंग के इवेंट्स पर गालिब आई, जहां उन्होंने दस्तयाब सोने के तमगों का 60% जीता। 4 साल बाद जब ओलंपिक खेल लंदन में आए, बरतानवी टीम ने मजीद बुलंद मयार कायम किया और 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 आलमी रिकॉर्ड कायम किए। इसी साल ब्रिडले वेगनर बरतानवी साइकिलिस्ट बने जो पहली बार टूर डी फ्रांस जीते। अगले साल उनके साथी कर्स फ्रूम ने यह रेस जीती और वो 2015, 2016 और 2017 में दोबारा जीतकर 5 सालों में बरतानवी टीम को टूर डी फ्रांस की फतूहात दिलाने में कामयाब हुए। 2007 से 2017 तक 10 साला उर्से के दौरान बरतानवी साइकिलिस्ट्स ने 18 आलमी चैंपियन हुए, शप और 66 ओलंपिक या पैरा ओलंपिक सोने के तमगे जीते और 5 टूर डी फ्रांस की फतूहात हासिल की, जो साइकिलिंग की तारीख की सबसे कामयाब दौड़ समझी जाती है। ये कैसे हुआ? एक टीम जो पहले मामूली खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी, वो छोटी तब्दीलियों के जरिए आलमी चैंपियंस में कैसे तब्दील हो गई? छोटी तब्दीलियां जो शुरू में मामूली फर्क डालती नजर आती थीं, वो इतनी शानदार नताइज क्यों पैदा करती हैं? और आप अपनी जिंदगी में उस तरीका कार को कैसे नकल कर सकते हैं? छोटी आदत बड़ी तब्दीली क्यों लाती हैं? ये कितना आसान है कि हम एक अहम लम्हे की अहमियत को ज्यादा बढ़ा दें और रोजाना की बुनियाद पर छोटी बेहतरियों की कीमत को कम कर दें, कि दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी कार्रवाई की जरूरत होती है। चाहे वो वजन कम करना हो, कारोबार बनाना हो, किताब लिखनी हो, चैंपियनशिप जीतनी हो
या कोई और मकसद हासिल करना हो, हम अपने ऊपर दबाव डालते हैं कि हम कोई जमीन हिला देने वाली तब्दीली करें जो सबके दरमियान मौजू गुफ्तगू बन जाए। दूसरी तरफ 1% बेहतरी लाना इतना है अहम नहीं लगता। कभी कभी तो यह काबिल तौजा भी नहीं होता, लेकिन यह तवील मद्दत में कहीं ज्यादा मानी खीस साबित हो। हम छोटी तब्दीलियों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें वो लम्हा ज्यादा अहम नहीं लगती, लेकिन जैसे ही हम 2, 5 या 10 साल बाद मड़कर देखते हैं, अच्छे आदात की अहमियत और बड़ी आदात के नुकसान का पता चलता है। छोटी आदात हकीकत में खुद को बेहतर बनाने की मरकब सूद कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसा मरकब सूद के जरिए बढ़ता है, वैसे ही आपकी आदात का असर बढ़ता है जब आप उन्हें दोहराते हैं। वो किसी एक दिन में मामूली फर्क डालती हैं, लेकिन महीनों और हफ्तों में वो बढ़ जाती हैं। सालों में उनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये सिर्फ तभी वाज़ेह होता है जब आप माजी में मड़कर देखते हैं और आप समझते हैं कि अच्छे आदात की ताकत या बड़ी आदात की कीमत कितनी ज्यादा थी। ये समझना कि छोटी तब्दीलियां कमाल तक पहुंच सकती हैं एक मुश्किल ख्याल हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर उन्हें इस वक्त ज्यादा अहमियत नहीं देते। चाहते हैं, लेकिन आपके मौजूदा नताइज सिर्फ आपकी आदात का एक नतीजा है। आपकी कामयाबी या नाकामी आपकी रोजाना की आदात पर मुनहसर है, न कि किसी एक बड़ी तब्दीली पर जो आप जिंदगी में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप आज थोड़ा सा पैसा बचाते हैं तो अभी आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। अगर आप 3 दिन तक जम जाते हैं तो आप अभी भी फट नहीं होंगे। अगर आप आज रात 1 घंटा मेंडारन सीखते हैं तो आप अभी तक जबान नहीं सीख चुके। हम छोटी तब्दीलियां करते हैं, लेकिन नताइज फौरन नहीं आते और हम अपने पछले रूटीन में वापस आ जाते हैं। उसी तरह अगर आप कोई बड़ी आदत अपनाते हैं, जैसे आज गैर सेहत बख्श खाना खाना या काम में ताखीर करना, तो इसका असर फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं होता। लेकिन जब हम ये मामूली गलतियां बार बार दोहराते हैं तो वो आखिरकार बड़े मसाइल का बास बन सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी मौजूदा राह पर तवज्जो दें, ना कि सिर्फ अपने मौजूदा नताइज पर। आपके आदात की समत ही आपको कामयाबी या नाकामी की तरफ ले जा रही है। कामयाबी या नाकामी का तायीन आपकी रोजमर्रा की आदात से होता है, न कि किसी एक बड़ी तब्दीली से। अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल का अंदाजा लगाना चाहते तो आपको बस छोटे फायदे या छोटे नुकसानात के खुम को पीछा करना होगा और देखना होगा कि आपके रोजाना के फैसले 10 या 20 साल बाद किस तरह से कंपाउंड होंगे। क्या आप हर महीने अपनी कमाई से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हैं? क्या आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं या किताबें पढ़ रहे हैं? ऐसे छोटे छोटे जंग हैं जो आपके मुस्तकबल को तश्कील देंगे। वक्त कामयाबी और नाकामी के दरमियान फर्क को बढ़ा देता है। जो भी आप उसे देते हैं वो ज़र्ब होता है। अच्छी आदात वक्त को आपका दोस्त बना देती हैं, जबकि बेरी आदात टाइम को आपका दुश्मन बना देती हैं। आदात 2 धारी तलवार की तरह होती हैं। बेरी आदात आपको इतनी ही आसानी से नीचे गिरा सकती हैं जितनी आसानी से अच्छी आदात आपको ऊपर उठा सकती हैं। इसलिए उसके तमाम तफसीलात को समझना जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि आदात कैसे काम करती हैं और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन कैसे किया जा सकता है, ताकि आप तलवार के खतरनाक हिस्से से बच सकें। आपकी आदात आपके लिए या आपके खिलाफ कंपाउंड कर सकती हैं। मुस्बत कंपाउंडिंग प्रोडक्टिविटी कंपाउंड होती है। एक इजाफी काम करना हर दिन एक छोटा सा कदम लगता है, लेकिन यह आपके पूरे करियर में बहुत ज्यादा असर डालता है। किसी पुराने काम को खुदकार बनाना या नए स्किल्स सीखना इससे भी ज्यादा असर डाल सकता है। जितना ज्यादा काम आप बगैर सोचे समझे कर सकते हैं, इतना ही ज्यादा आपका दिमाग दूसरे इलाकों पर तवज्जो मरकूज कर सकता है। इल्म कंपाउंड होता है। एक नया आइडिया सीखना आपको जीनियस नहीं बना देगा, लेकिन जिंदगी भर सीखने का अज़म आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकता है। उसके अलावा हर किताब जो आप पढ़ते हैं वो न सिर्फ आपको कुछ नया सिखाती है, बल्कि पुरानी आइडियाज के बारे में नए तरीकों से सोचने का तरीका भी खोलती है। जैसे वारेन बफेट कहते हैं, यही है इल्म का काम, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। रिश्ता कंपाउंड होते हैं। लोग आपके रवैये को आपके सामने जाहिर करते हैं। जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करते हैं, इतना ही ज्यादा दूसरे आपकी मदद करना चाहते हैं। हर तामुल में थोड़ा ज्यादा अच्छा बनना आपके पास है, वक्त के साथ एक मजबूत और वसीआ रवाबित का नेटवर्क पैदा कर सकता है। मनफी कंपाउंडिंग स्ट्रेस कंपाउंड होता है।
ट्रैफिक जाम का गुस्सा, वालदेन की जिम्मेदारियां, जिंदगी गुजारने का दबाव, थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर का बोझ, ये सब आम स्ट्रेस के अवामिल हैं जिन्हें अकेला काबू किया जा सकता है। लेकिन जब ये सालों तक जारी रहें तो ये छोटे छोटे स्ट्रेस बड़े सेहत के मसाइल में तब्दील हो सकते हैं। मनफी ख्यालात कंपाउंड होते हैं। जितना ज्यादा आप अपने आप को बेवकात, बेवकूफ या बदसूरत समझते हैं, इतना ही आप अपने आप को जिंदगी को इसी अंदाज में समझने के लिए तैयार कर लेते हैं। आप एक ठूठ लूप में फंस जाते हैं। ये बात दूसरों के बारे में सोचने के लिए भी दरस्त है। जब आप लोगों को गुस्सा, नाइंसाफी या खुदगर्ज समझना शुरू कर देते हैं तो आप हर जगह उन्हीं तरह के लोग देखते हैं। गुस्सा कंपाउंड होता है। हंगामे, एहतिजाज और बड़े तहरकात कभी किसी एक वाकया का नतीजा नहीं होते, बल्कि ये एक तवील सिलसिला होता है माइक्रो एग्रेशंस और रोजमर्रा की तकालीफ का, जो आहिस्ता आहिस्ता जमा होता है। होती हैं जब तक कि एक वाकया वो तवाजुन नहीं बदल देता और गुस्सा आतिश फिशां की तरह फैल जाता है। उसल तरक्की कैसी होती है? तसव्वुर करें कि आपके सामने एक बर्फ का टुकड़ा है, टेबल पर रखा हो, कमरा सर्द है और आप अपनी सांस देख सकते हैं। अभी 25 डिग्री है। आहिस्ता आहिस्ता कमरा गर्म होना शुरू होता है। 26 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री बर्फ का टुकड़ा अब भी टेबल पर रखा है। 29, 11, 30, 31, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर 34 डिग्री, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। 1 डिग्री की तब्दीली, जो पहले की दर्जा हरारत में कोई खास फर्क नहीं लग रही थी, ने एक बड़ा बदलाव खोल दिया। कामयाबी के लम्हात अक्सर पहले की कई कार्रवाइयों का नतीजा होते हैं, जो बड़ी तब्दीली लाने के लिए जरूरी मुमकिना तवानाई को बढ़ाती हैं। ये पैटर्न हर जगह नजर आता है। कैंसर अपनी जिंदगी का 88% हिस्सा गैर मालूम रहता है, फिर चंद महीनों में जिस्म पर हमला कर लेता है। बानस पहली 5 सालों तक बेमुश्किल नजर आता है, क्योंकि वो ज़ेरे जमीन वसीया जड़ों के निजाम को तैयार करता है। फिर 6 हफ्तों में 90 फुट की बुलंदी तक पहुंच जाता है। इसी तरह आदतें अक्सर हैं, ऐसा नहीं लगते कि कोई फर्क डाल रही हूं, जब तक आप एक अहम हद अबूर न कर लें और कारकर्दगी का नया सतह खोल न लें। किसी भी कोशिश के इब्तिदाई और दरमियानी मराहिल में अक्सर एक मायूसी का वादी होता है। आप तोक्का करते हैं कि तरक्की लकीरी अंदाज में होगी और पहले दिनों, हफ्तों, बल्कि महीनों तक तब्दीलियां बेअसर लग सकती हैं। ये महसूस होता है कि आप कहीं नहीं जा रहे। ये किसी भी कंपाउंडिंग अमल की खुसूसियत है। सबसे ताकतूर नताइज देर से आते हैं। ये एक बुनियादी वजह है कि आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है। लोग चंद छोटे तब्दीलियां करते हैं, कोई काबिल फहम नतीजा नहीं देख पाते और फैसला करते हैं कि वो रख जाएंगे। आप सोचते हैं, मैं 1 महीने से रोजाना दौड़ रहा हूं, तो क्यों मेरे जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आई? जब यह सोच गालिब आ जाती है तो अच्छे आदात को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। लेकिन एक मानी खीस फर्क डालने के लिए आदात को इतनी देर तक कायम रहना जरूरी है कि वो इस सतह को अबूर कर लें, जिसे मैं छुपी हुई मुमकिनात की सतह कहता है। अगर आप खुद को अच्छी आदत बनाने या बुरी आदत तोड़ने में जदोजहद करते हुए पाते हैं, तो ये इसलिए नहीं कि आपकी बेहतरी की सलाहियत खत्म हो गई है। ये अक्सर होता है इसलिए होता है कि आप अभी तक छिपी हुई मुमकिनात की सतह को अबूर नहीं कर पाए। कामयाबी न हासिल करने की शिकायत करना, हालांकि आप मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल उस बर्फ के टुकड़े की शिकायत करने की तरह है जो 25 से 31 डिग्री तक गर्म होने के बावजूद पिघला नहीं। आपका काम जाया नहीं गया, वो बस जखीरा हो रहा है। सारी कार्रवाई 32 डिग्री पर है। होती है जब आप आखिरकार छुपी हुई मुमकिनात की सतह को अबूर कर लेते हैं, तो लोग उसे रातों रात कामयाबी समझेंगे। बीरोनी दुनिया सिर्फ सबसे ड्रामाई वाकया देखेगी, न कि इससे पहले जो कुछ हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि ये वो काम है जो आपने बहुत पहले किया था, जब ऐसा लग रहा था कि आप कोई तरक्की नहीं कर रहे थे। जो हूं आज के उस छलांग को मुमकिन बनाता है। ये जियोलॉजिकल दबाव के इंसानी मसावी है। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के खिलाफ लाखों सालों तक रगड़ सकती हैं। कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। छुपी हुई मुमकिनात की सतह, कई बार हम सोचते हैं कि तरक्की सीधी और जल्दी होगी, मगर हकीकत में ये हमेशा ऐसा नहीं होता। अक्सर हमारी कोशिशों का असर देर से होता है, दिखता है। कई महीनों या सालों बाद हमें पिछले काम की हकीकत का अंदाजा होता है। इस दौरान हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दरअसल हमारा काम जाया नहीं हो रहा, बस वो अंदर जमा हो रहा होता है।
फिर एक दिन वो काम एकदम जाहिर हो जाता है, जैसे एक पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारने के बाद वो टूट जाता है। स्वयं ज़र्ब नहीं, बल्कि तमाम पिछले ज़र्बों ने उसको तोड़ा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक टेकाटोनिक प्लेटें सदियों तक एक दूसरे से रगड़ खाती रहती हैं और फिर एक दिन एक जलजला आ जाता है। तब्दीली आना वक्त लेता है, लेकिन एक दिन वो सब कुछ एक साथ हो जाता है। महारत और सब्र, महारत हासिल करने के लिए सब्र जरूरी है। जैसे सान एंटोनियो स्पर्स ने अपनी टीम के लाकर रोम में एक इक्तबास लटकाया, जब कुछ भी मदद नहीं करता, मैं जाता हूं और एक पत्थर काटने वाले को देखता हूं जो अपनी चट्टान पर हथौड़ा मार रहा होता है, शायद 100 बार बगैर किसी दरार के। फिर 100वें ज़र्ब पर वो 2 हिस्सों में फट जाएगी और मुझे पता होता है कि ये आखिरी ज़र्ब ने नहीं किया, बल्कि जो कुछ पहले हुआ था वही उसका सबब बना। आदत का असर तमाम बड़ी चीजें छोटे आगाज से आती हैं। हर आदत का बीज एक छोटा फैसला होता है। जैसे जैसे ये फैसला बार बार दोहराया जाता है, एक आदत परवान चढ़ती है और मजबूत होती जाती है। बड़ी आदत को तोड़ना वैसा ही है जैसे बल्लूत के दरख्त को जड़ से निकालना, और अच्छी आदत बनाना एक नाजुक फूल को परवान चढ़ाने की तरह होता है। छुपी हुई मुमकिनात की सतह, तो आखिरकार ये क्या चीज है जो तय करती है कि हम एक आदत को इतने अरसे तक जारी रखेंगे। ये एक सफर है जहां आपको मुसलसल कोशिशें करनी पड़ती हैं, और एक दिन वो छुपी हुई मुमकिनात की सतह अबूर करते हैं तो आपकी मेहनत का असर जाहिर होता है। पर तौजा मरकूज करें, अहदाफ को भूल जाएं। अक्सर हम जिंदगी में जो कुछ चाहते हैं, जैसे कि बेहतर शक्ल में आना, कामयाब कारोबार बनाना, ज्यादा आराम करना या दोस्तों और खानदान के साथ ज्यादा वक्त गुजारना, उसके लिए मखसूस अहदाफ मुकर्रर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अहदाफ वाकई हमें कामयाबी की तरफ ले जाते हैं? मैं भी कई सालों तक अपने आदत को इसी तरीके से अप्रोच करता रहा। हर आदत एक मकसद थी जिसे हासिल करना था। स्कूल में जो ग्रेड्स चाहे थे, जिम में जो वजन उठाना चाहता था और कारोबार में जो मुनाफा कमाना चाहता था, उनके लिए अहदाफ तय किए थे। लेकिन जब कुछ कामयाब नहीं हुआ तो मुझे ये समझने का मौका मिला कि ये अहदाफ शायद इतने अहम नहीं हैं जितना कि सिस्टम्स हैं। सिस्टम्स और अहदाफ में फर्क, सिस्टम्स वो अमल हैं जो हमें अपने नताइज तक पहुंचाते हैं, जबकि अहदाफ सिर्फ वो चीज हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। मसलन अगर आप एक कोच हैं तो आपका मकसद चैंपियनशिप जीतना हो सकता है, मगर आपका सिस्टम वो तरीका है जिससे आप खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं और अपने एजेंट कोचेस को मुनज़्ज़म करते हैं। क्या होगा अगर हम सिर्फ सिस्टम्स पर तवज्जो मरकूज करें? अगर आप अपने अहदाफ को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें और सिर्फ अपने सिस्टम पर तवज्जो मरकूज करें, तो क्या आप कामयाब होंगे? मेरा ख्याल है कि आप जरूर कामयाब होंगे। अगर आप एक बास्केटबॉल कोच हैं और आप अपने चैंपियनशिप जीतने के मकसद को छोड़कर सिर्फ इस बात पर तवज्जो मरकूज करते हैं कि आपकी टीम हर दिन प्रैक्टिस में क्या करती है, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। कामयाबी का राज कामयाबी सिस्टम्स में है। अगर आप सिर्फ वो अमल अपनाएं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, तो आपको वो होगा, नताइज मिलेंगे जो आप चाहते हैं। यह एटॉमिक हैबिट्स का पहला हिस्सा था। अगले हिस्से के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और जिन लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखी, ये इस बात का सबूत है कि वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, और यकीनन वो उसे हासिल भी कर सकते हैं।